नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज का जो हमारे इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है साझेदारों का आहरण, जो कि साझेदारी अवधारणाएं जो चैप्टर साझेदारी लेखांकन जो चैप्टर है उसमें साझेदारों के आहरण किस प्रकार से है, उस पर ब्याज किस प्रकार से है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारी वीडियो में चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी संबंधित चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक हमारे हर एक वीडियो में मिलेगा और हर एक वीडियो में एक नए नए टॉपिक के साथ आपको एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करना, समस्या जितनी है समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो बोर्ड के एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और ताकि बोर्ड के एग्जाम उन्हें देना है और बोर्ड के एग्जाम हर एक टॉपिक जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आपके हमारी वीडियो में जरूर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो साझेदारों का आहरण क्या है? आहरण, साझेदारों का आहरण, जब साझेदार द्वारा फर्म से निजी प्रयोग के लिए नकद या माल निकाल ले। क्या होगा? जब साझेदार द्वारा फर्म से निजी प्रयोग, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर फर्म से नकद निकालता है या स्टॉक में से माल निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। निजी प्रयोग कुछ भी करे निजी प्रयोग होता है, और आहरण दो चीज़ों से निकालता है। जब आहरण करेगा तो आहरण या तो पूंजी में से करेगा या फिर लाभ में से करेगा। तो ये हो गया आहरण। आहरण पूंजी में से करेगा या फिर लाभ में से करेगा। पूंजी से करेगा तो पूंजी खाते में समायोजित की जाएगी, लाभ में से करेगा तो लाभ के खाते से समायोजित की जाएगी। तो अब पूंजी, अब आहरण का ब्याज, आहरण देखिए, अब आहरण जब ब्याज जो होगा तो आहरण ब्याज तभी लगेगा, आहरण का ब्याज, आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज क्या हो गया कि आहरण का ब्याज तभी मान्य है, तभी अलाउ किया जाएगा जब साझेदारों के मध्य लिखित रूप से उनके बीच तय हो या उनके आपस में मौखिक रूप से तय हो कि कोई साझेदार अगर आहरण करता है फर्म से तो उस आहरण पर किस दर से ब्याज होगा, किस तरीके से ब्याज होगा, वो सब लिखने तय हो, तभी साझेदारों को आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। अदरवाइज आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। आहरण करता है तो आहरण अलग है, पूंजी में से करेगा तो पूंजी कम हो जाएगी, लाभ करेगा तो लाभ कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं आहरण पर ब्याज किस तरीके से लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे? आहरण के ब्याज की गणना की देखिए अलग अलग विधियां हैं। आहरण का ब्याज अगर देखिए कई तरीके से निकालता है, या तो महीना महीना निकाले, जैसे महीना या तिमाही आधार पर, या फिर एक समान रूप से वर्ष में कभी भी निकाले, किसी भी तारीख पर अलग अलग रेट पर निकाले। यानी वर्ष में असमान रूप से, अगर वर्ष में जैसे पहला विधि आपका है, जैसे वर्ष में असमान रूप से निकाले, वर्ष में असमान रूप से निकालते हैं तो फिर आपकी यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकलता है। जो आहरण में ब्याज होता है गुणनखंड विधि से निकलता है। इसके बाद अगर वर्ष में जैसे तारीख ना दिया हो, हर तारीख में ना दिया हो, एक वर्ष में निकाले, अगर पूरे वर्ष में निकाले। दूसरा, वर्ष में आहरण, अगर वर्ष में तिथिवार नहीं दिया हो, यदि तिथिवार नहीं दिया हो वर्ष में आहरण, यदि तिथिवार नहीं दिया हो तब औसत जो निकलेगा इसमें इसे औसत माना जाएगा और 6 माह का निकलेगा। औसत यानी कि वर्ष का औसत 12/2 बराबर 6 माह का इसका ब्याज बनेगा।
इसी तरीके से अगर महीने में प्रति माह के हिसाब से, प्रति माह, तीसरा पॉइंट, यदि प्रति माह आहरण करता है तो माह के प्रारंभ में करें, प्रारंभ में आहरण करता है तब आपका यहां पर औसत जो निकलेगा, इसका औसत 12+1/2 यानी 13/2 6.5 माह का ब्याज लगेगा। और यदि माह के मध्य में आहरण करता है, आहरण पर, तो इसका जो औसत निकलेगा 12/2 यानी कि 6 माह, और माह के अंत में निकलता है, अंत में आहरण करे तो आपका यहाँ पर औसत जो निकलेगा 12-1/2 या हो जाएगा आपका 11/2, 5.5 माह का ब्याज अलाउ किया जाएगा। तो प्रति माह के आहरण, प्रति माह का मतलब हो गया माह के प्रारंभ में, माह के मध्य में, माह के अंत में अगर आहरण करता है तो पूरे 12 महीने का कैलकुलेट, तो प्रति माह को 12 से भी गुणा किया जाएगा टोटल आहरण के लिए। और आहरण जब निकाला जाएगा तो फिर उसका ब्याज कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यदि माह के प्रारंभ में करें तब 12+1/2 6.5 माह, माह के मध्य में करें तो 12/2 6 माह, माह के अंत में करें तो 12-1/2 11/2 यानी कि 5.5 माह का निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.5/12, 6/12, 5.5 माह/12 में कैलकुलेट किया जाए। इसको दूसरी विधि से भी हम कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है इसको भी मैं बताता हूं। देखिए दूसरी विधि को भी मैं बता रहा हूं आपको, उसको भी अगर जैसा आपको समझ में आया वैसा करेंगे। तो दूसरी विधि देख लेते हैं आप। तो दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि देखिए किस तरीके से है। इसका सूत्र है आहरण पर, प्रथम आहरण के बाद शेष माह प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष माह/2। तो क्या हो गया आपका, प्रथम आहरण के बाद शेष माह प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष माह। एक विधि ये भी है और एक विधि जो मैंने बताया था 12+1 या 12/2 या 12-1। तो प्रथम देखिए यहाँ पर 12 महीने में सपोज कीजिए प्रथम आहरण, एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे 12 महीने क्या होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर हो गया बच्चों। तो प्रथम आहरण जनवरी से स्टार्ट करते हुए अंतिम आहरण दिसंबर में चलते हैं। और दिसंबर में चलने के लिए देखिए अगर प्रथम आहरण क्या था, माह के प्रारंभ में, प्रारंभ की बात करते हैं, हर महीने की पहली तारीख को आहरण करेगा। तो पहली बार आहरण करेगा 1 जनवरी को और लास्ट वाला आहरण करेगा 1 दिसंबर को। तो पहला आहरण, प्रथम आहरण के बाद शेष माह पहली बार आहरण करेगा। तो उसके बाद पूरे 12 महीने बच रहे हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 हो रहे हैं। तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम आहरण के बाद शेष, अंतिम आहरण जो करेगा 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद जो शेष बचेगा माह वो पूरा 1 महीना है। और 1+2 13/2 यानी कि 6.5 माह। क्लियर है बच्चों। अगर माह के मध्य में करता है, माह के मध्य की बात कर लेते हैं। माह के मध्य में, जैसे माह का मध्य होता है हर महीने 15 तारीख में, और पहली बार आहरण करेगा तो वो कब करेगा, पहली बार आहरण करेगा कब करेगा, 15 जनवरी को। 15 जनवरी के बाद लास्ट आहरण कब करेगा, दिसंबर की 15 तारीख में। तो 15 तारीख दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद पूरे 11.5 महीने बच रहे हैं। तो 11.5 प्लस अंतिम आहरण कर रहा है 15 दिसंबर के बाद, आधा महीना तो बचा है। तो आधा महीना कितना बच गया, 2/2 कर दिया, 11.5 प्लस आधा तो 12/2 यानी कि 6 माह
इसका हो गया। अब कर लेते हैं बात माह के अंत की। तो अंत में जब करेगा तो हर महीने की लास्ट तारीख या 31 हो या 30 हो, तो 31 या 30, अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी की जो पहली बार आहरण करेगा कब, 31 तारीख में, 31 जनवरी को करेगा। 31 जनवरी के बाद पूरे 11 महीने शेष बचे हैं, प्लस लास्ट में आहरण कब करेगा, वो करेगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद तो कोई महीना बचा ही नहीं। जब महीना नहीं बचा तो क्या हो गया, 0/2, 11/2 यानी कि 5.5 माह। तो क्या हो गया आपका, देखिए दूसरी विधि क्या था, जनवरी फरवरी से सूत्र के माध्यम से। और वहाँ जब मैंने बोला था, इसके लिए जो मैंने बोला था, क्या बताया था कि औसत जो निकालेंगे 12 + 1/2। देखिए यहाँ पर जो निकाला था 12/2, इसको निकाला था। और यहाँ मैंने क्या लिया था 12/2, और यहाँ मैंने लिया था 11/2, यानी इसको मैंने क्या लिखा था 12 - 1/2। इसके लिए मैंने क्या प्रयोग किया था 12 - 1 औसत/2, और यहाँ किया था मैंने क्या 12 + 1, और यहाँ 12/2 ही रखा था। तो आप सिंपल समझ लीजिए, सरल शब्दों में समझिए कि अगर 15-15 दिन का पहले वाले का निकाल लीजिए, पहले वाला निकाल लेते हैं 13/2 6.5 माह। अगर प्रति माह के मध्य 15-15 दिन में कैलकुलेट करता है, 15-15 दिन में आहरण करता है, तो फिर आधा आधा कम करते चलेंगे। शुरुआत में 6.5 आपने ज्ञात कर लिया, फिर मध्य में आधा कम कर दीजिए 6 माह, अंत में आप और आधा कम कर दीजिए 5.5 महीने का आपने आहरण निकालेंगे। तो 3 विधि मैंने आपको बताया किस तरीके से। पहला आपने 12 औसत जो है 12 + 1/2 ले लीजिए, 12 महीने में 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 13/2 हो जाएगा 6.5 माह। 6.5 माह में आधा कम करेंगे, आपने मध्य का हो जाएगा, उसमें आधा कम करेंगे तो अंत का हो जाएगा। तो एक विधि मैंने सूत्र के माध्यम से और एक डायरेक्ट विधि आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पहली वाले के आहरण कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपने आधा आधा कम करेंगे। क्लियर है बच्चों। इसके बाद और तीसरी विधि जो आपकी आती है तिमाही आधार पर, छमाही आधार या नौमाही आधार, 9 महीने तक 6 महीने तक तिमाही आधार। अब तिमाही आधार भी देख लेते हैं, तिमाही आधार किस तरीके से निकलेगा। तो उसमें भी देखिए तो विधि है क्या, या तो डायरेक्ट विधि है या फिर इस सूत्र के माध्यम से। क्लियर है बच्चों। तो तिमाही आधार भी देख लेते हैं हम, तिमाही आधार पर भी देख लेते हैं हम। तिमाही आधार के लिए देखिए मैंने सूत्र वही रखा है, आपका सूत्र वही है। एक विधि तो यही है और दूसरी विधि बताऊंगा तिमाही आधार पर। देखिए तिमाही आधार पर तिमाही के प्रारंभ में प्रति तिमाही प्रारंभ में आहरण पर प्रति तिमाही, एक तिमाही का मतलब हो गया साल में 4 तिमाही होते हैं। अगर एक तिमाही में 10,000 निकालना है तो साल में 40,000 का आहरण ड्राइंग करेगा। तो तिमाही आधार पर अगर करते हैं तो तिमाही आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए कितने महीने का, देखिए तिमाही का मतलब 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 4 तिमाही हो गई। तो 4 तिमाही यानी कि एक तिमाही में 90 दिन का कैलकुलेट करेंगे, और तिमाही का 90 दिन का पहली बार अगर करेगा तो 1 जनवरी को, मध्य में करेगा तो 15 फरवरी को, और लास्ट में करेगा 31 मार्च को। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 अप्रैल, 15 मई, 30 जून, 1 जुलाई, 15 अगस्त, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, यहाँ पर भी हो गया 1 अक्टूबर, 15 नवंबर और 31 दिसंबर। ये आहरण है हर महीने की तिमाही आधार पर। और तिमाही आधार पर कितना अंतर हो रहा है, यहाँ पर 1.5 महीने का अंतर पे एक आहरण हो रहा है। क्लियर है बच्चों। और 3 महीने का आपने तिमाही आधार पर है। पहले सूत्र के माध्यम से कर देखिए, प्रथम आहरण के बाद प्रति तिमाही के प्रारंभ में आहरण करता है तो प्रथम आहरण कब करेगा, जनवरी को, और जनवरी के बाद 12 प्लस अंतिम आहरण कब करेगा, प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो अंतिम आहरण करेगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के बाद कितना महीना बचा, 3/2 बराबर 15/2 यानी कि 7.5 माह। और इसी तरीके से अपने सूत्र के माध्यम से नहीं भी करते हैं तो 12 में तिमाही आधार जोड़ लेंगे।
तिमाही जोड़ लेंगे, 12 में तिमाही जोड़ लेंगे तो 15/2 हो जाएगा, तो 7.5 माह। और जबकि मैंने कहा था कि उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आहरण हो रहा है उसी हिसाब से डेज को कम करते चलेंगे। कितने महीने कम? मंथली वाले में आधा महीना हो रहा, 15 दिन का मतलब आधा महीने में आहरण कर रहा था तो आधा कम किए। अब यहाँ पर 1.5 महीने में एक आहरण, 1 जनवरी के बाद 15 फरवरी 1.5 महीने का, 1.5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माह। 1.5 कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 4.5 माह। इसके लिए कि क्या है आपका प्रति तिमाही, तिमाही के मध्य में आहरण क्या हो जाएगा? आहरण 6, तो 12, इसका क्या औसत हो जाएगा? 12/2 बराबर 6 माह। और इसका जो प्रति तिमाही की बात मध्य में अंत में करें, प्रति तिमाही तिमाही के अंत में अगर करता है तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 -3, क्योंकि लास्ट खत्म हो रहा है तो 3/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/2। क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ 4.5 तो मैंने आज 1.5 कम किए थे, 1.5 कम होते जा रहा है, 4.5 फिर 1.5 6 फिर 1.5 यहाँ पर 7.5 है, तो ये तिमाही आधार है। इसी तरीके से 6 महीने वाला भी कैलकुलेट करेंगे, तो 6 महीने वाला देखते हैं, फिर 9 महीने वाला भी मैं आपको बताता हूँ 6 महीने वाला किस तरीके से होगा। 6 महीने वाला किस तरीके से बनेगा? 6 महीने देखिए, अगर प्रति माह, इसमें क्या कहता है? प्रति माह के प्रारंभ आहरण 6 माह तक प्रति माह के मध्य में आहरण 6 माह तक, प्रति माह के अंत में आहरण पर 6 माह तक। देखिए 6 महीना कितना हो गया? 6 + 1/2 यानी कि आपका हो गया 7/2, 3.5 माह। 6/2 बराबर 3 माह। और इधर हो गया आपका 6 - 1/2 यानी कि 5/2, 2.5 महीना। कितना हो गया? 2.5 महीने का ब्याज, साल में 2.5 महीने का लगेगा, यानी कि 3/12, 3.5/12, 2.5/12। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए 15 दिन का गैप हो रहा था, आधा महीने का, तो आधा कम कर दिया, 3.5 में आधा कम कर दिया, 3 में आधा कम कर दिया तो 2.5, तो यहाँ पर हो गया 6 महीने तक। इसी तरीके से अगर 9 महीने तक आहरण, प्रति माह के प्रारंभ में 9 महीने तक आहरण करेगा तो यहाँ 9 + 1 बराबर 10/2, 5 महीने का ब्याज लगेगा। और इसी तरीके से मध्य में अगर प्रारंभ की बात, ये प्रारंभ है, प्रारंभ में 9 महीने तक आहरण करेगा। अगर मध्य में अगर 9 महीने तक आहरण करता है तो 9/2 कितना हो जाएगा आपका? 4.5 माह। और अगर प्रति माह के अंत में आहरण 9 महीने तक करेगा, 9 महीने तक करता है तो 9 - 1/2, 8/2, 4 माह का ब्याज लगेगा। देखिए यहाँ पर भी प्रति माह आ रहा था तो 9 + 1 पहले वाले का निकाला, इसमें भी आधा कम करते चलेंगे। अब ये सूत्र से भी कर सकते हैं, इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर 6 महीने चलेगा तो हम 6 महीने तक कैलकुलेट करेंगे, 9 महीने चलेगा तो हम 9 महीने तक ही कैलकुलेट करेंगे। और प्रति माह के हिसाब से आहरण होगा, इसीलिए 6 महीने तक आहरण 6 से गुणा करेंगे, 9 महीने का आहरण 9 महीने तक गुणा करेंगे। प्रति माह वाला होगा, अगर 6 9 नहीं दिया, तिमाही नहीं दिया तो फिर 12 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आहरण की जो विधियां हैं, जो अलग अलग ब्याज गणना की विधि है, इसी को हमने आज जाना। और इसी के सवालों को हम अगले वीडियो में करेंगे, किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। इन सारी वीडियो का हमने सवालों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सभी छात्रों को। तब तक के लिए हमारे प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।